कहानी की शुरुआत में हमें ली नाम के एक चाइनीस आदमी को दिखाया जाता है जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपना एक छोटा सा चाइनीस रेस्टोरेंट चलाता था। कई सालों पहले जब वो अपना देश छोड़कर यहाँ आ रहा था, तब रास्ते में कुछ समुद्री लुटेरों ने उसे लूटकर उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। परिवार के नाम पर अब उसके पास सिर्फ उसकी बेटी ही बची थी, जिसे वो किसी तरह उस रात के हादसे में बचाने में कामयाब रहा। एक दिन जब वो अपनी बेटी को उसके कॉलेज से पिकअप करके घर जा रहा था, तभी उसकी बेटी को याद आया कि उसे अपने एनुअल फंक्शन के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। ली उसे पहले कार को पार्क करने को कहता है, पर वो इतनी जल्दी में थी कि वो सीधा ही कपड़ों की दुकान में चली गई। इसी बीच एक आदमी अपनी बाइक से नीचे उतरा और वो भी उसी शॉप में चला गया। उधर ली कार पार्क कर ही रहा था कि गलती से उसकी कार सामने खड़ी दूसरी कार से टकरा जाती है। ली उसे समझाने की कोशिश करता है, पर गुस्से से बौखलाया वो आदमी ली से लड़ने के लिए जैसे ही कार से बाहर निकला, तभी वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिससे एक ही पल में वहां खड़े दर्जनों लोग मौत के मुंह में समा गए। उसने जब होश संभाला तो उसे हर तरफ लोगों की लाशें और घायल लोग पड़े हुए मिले, जो चीख चीख कर उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। वो घबराते हुए दुकान के अंदर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि इस बम धमाके में उसकी बेटी की भी मौत हो चुकी थी। उधर एक रिपोर्टर को बॉम्बर का कॉल आया, जो उसे बताता है कि उसने अभी अभी शहर में एक धमाका किया है और अगर सरकार ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो ऐसे बम धमाके आगे भी होते रहेंगे। रिपोर्टर दौड़कर अपने बॉस के पास गया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि शहर में हमला करने वाला खुद फोन करके धमकी दे रहा है और वो कह रहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ऐसे धमाके नहीं रुकने वाले। ये सुनते ही सब एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन के बैंक्स उन बॉम्बर्स के निशाने पर थे। उन लोगों ने पहले कभी इस ग्रुप के बारे में नहीं सुना था। वो खुद को ऑथोरिटेरियन आईआरए कहते थे, जिनका मकसद था ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच होने वाले शांति समझौते को हर हाल में रोकना। रिपोर्टर सैम जब हमले की जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि इस बॉम्बिंग में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और जो बच गए थे वो भी बुरी तरह घायल थे। वो जल्दी से घायल लोगों की तस्वीरें लेने लगा, पर तभी उसकी नजर ली पर पड़ती है, जो अपनी बेटी को गोद में लिए बदहवास हालत में मदद के लिए चिल्ला रहा था। उनकी तस्वीर खींचकर उसे बेहिसाब टीआरपी मिलती, लेकिन ऐसा करने के लिए उसका दिल उसे गवाही नहीं देता, इसलिए उसने उनकी तस्वीरें नहीं खींची। इसके बाद हम उन बॉम्बर्स को देखते हैं जो हमले के बाद काफी डरे हुए थे। वो वापस अपने देश लौटने की सोचते हैं, पर इसमें बहुत खतरा था, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस इस हमले के पीछे किसी आयरिश नागरिक को ही जिम्मेदार मानती और वो पकड़े जाते। फिलहाल छुपने के लिए यही उनके लिए सबसे सेफ जगह थी। वहीं दूसरी ओर हम आयरलैंड के फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर जेम्स को देखते हैं, जो अपनी पार्टनर के साथ आराम की जिंदगी जी रहा था। जब उसे बॉम्बिंग के बारे में पता चला तो वो एकदम से घबरा गया, क्योंकि वो जानता था इसमें उसका नाम जरूर घसीटा जाएगा। इसी बीच उसे उसकी वाइफ का फोन आया, जो उसे अपने मरे हुए भाई की 13वीं पर चलने को कहती है, लेकिन कुछ जरूरी काम है कहकर जेम्स ने फंक्शन को अटेंड करने से मना कर दिया। ली अपनी बेटी की मौत से इतने सदमे में था कि उसकी सांसें मानो एकदम से थम सी गई थीं। वो उसके कमरे में पड़ी चीजों को देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उसकी बेटी उसके बीच नहीं रही। कुछ पुलिस वाले उसके रेस्टोरेंट में आते हैं, जो एक बार ली से बात करना चाहते थे। उन्हें क्राइम साइट पर ली की बेटी की कुछ चीजें मिली थीं, जिसे वो लौटाने आए थे। ली उनसे बस एक ही सवाल करता है कि ये सब किसने किया, पर अफसोस अभी तक पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल पाया था। वो कहते हैं उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है, पर वो जल्द ही पता लगा लेंगे। ली कहता है जिन्होंने भी ये किया है, क्या वो पकड़े जाएंगे? क्या उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी? जिस पर पुलिस वाले उसे अस्योर करते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो उसे पकड़ लेंगे। इसी बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर वेरोनिका जेम्स के पास फोन करती है, क्योंकि कई साल पहले वो भी उसी ग्रुप का मेंबर रह चुका था जिस ग्रुप ने आज इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जेम्स कहता है कि वो अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ चुका है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहकर हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, पर ये लोग सिर्फ आतंक फैला रहे हैं। उसे पता चला था कि इसमें आईआरए के ही कुछ नए लोग शामिल हैं, जो फिर से वही हालात चाहते हैं जो 20 साल पहले थे। सालों पहले आईआरए कई सेल्स में डिवाइडेड था। जेम्स हर एक सेल के लीडर को इकट्ठा करके उनसे पूछता है, क्या ये बॉम्बर्स पूरी तरह से नए लोग हैं या फिर कोई बाहर से है? ये लोग हर उस चीज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पिछले 19 सालों में हासिल की है। उसे शक था कि इन बॉम्बिंग्स के पीछे उन्हीं में से किसी एक का हाथ है, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश आईडीज थी। उस बॉम्ब को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स हमारे यहाँ का था, और तो और उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए हमारे ही कोड वर्ड्स यूज किए थे। ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जेम्स आयरलैंड में मौजूद हर एक वेपन गोडाउन की जांच करने को कहता है, ताकि अगर कहीं से कोई भी हथियार गायब हुआ हो तो उन्हें पता चल जाए कि ये किसने किया है।
उधर काउंटर टेररिज्म यूनिट का एक ऑफिसर हादसे के दिन वाली सारी सीसीटीवी की जांच कर रहा था। हमें पता चला कि उस दिन जो बाइकर उस शॉप में गया था उसी ने ये ब्लास्ट किया था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उसे एक ऑफिसर का फोन आया जो उन्हें बताता है कि एक चाइनीज आदमी उनसे मिलना चाहता है। वो लगातार पिछले 5 दिन से यहाँ आ रहा था, जिस वजह से वो उसे और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ली ऑफिसर जिम को कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाता है जो उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे। उसे पता चला था कि इन सब के पीछे IRA का हाथ है। वो बस उन बॉम्बर्स के नाम जानना चाहता था। उसने जिम को उनके नाम के बदले 2 लाख रुपए ऑफर किए, पर जिम उन पैसों को लेने से मना कर देता है। वो कहता है, जिन लोगों ने आपकी बेटी को मारा है, हम उन्हें पकड़ने के लिए हर एक सुराग पर नजर रखे हुए हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम उन कमीनों को जल्द ही पकड़ लेंगे। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर तुमने उनसे कोई भी संपर्क किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्हें ढूंढना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें बस थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। इस तरह रोज रोज यहाँ चक्कर लगाना छोड़ दो। इससे कोई फायदा नहीं। इससे हमारी जांच में रुकावट पड़ेगी और समय भी बर्बाद होगा। ली समझ गया कि ये लोग उसकी कोई मदद नहीं करने वाले, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है। पर उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी के कातिलों को ढूंढ कर रहेगा। इसी तरह 3 हफ्ते बीत जाते हैं, पर उन टेररिस्ट का कुछ पता नहीं चलता। ली समझ गया कि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। वो IRA के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है, जिससे उसे पता चला कि ये लोग शुरुआत में क्रांतिकारी बनकर उभरे थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी बातें मनवाने के लिए टेररिज्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन तक कैसे पहुंचे, पर तभी उसने टीवी पर आयरिश डिप्टी मिनिस्टर जेम्स का इंटरव्यू देखा, जो पूर्व IRA मेंबर होने के बावजूद पब्लिकली इन बॉम्ब धमाकों की निंदा करता है। ली समझ गया कि सिर्फ वही है जो उसे उन बॉम्बर्स के पास ले जा सकता है। उसने जेम्स के ऑफिस में फोन लगाया और जेम्स जैसे ही कॉल पर आया, ली सीधे तौर पर उसे सवाल पूछता है कि मेरी बेटी को किसने मारा। सवाल सुनते ही जेम्स गुस्से से भड़क उठा और बोला, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं जानता हूं तुम्हारी बेटी को किसने मारा है? हालांकि ली के पास ऐसे ढेर सारे न्यूज आर्टिकल्स थे जो उसे ही इस बॉम्बिंग का दोषी बता रहे थे। जेम्स कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ली ने कहा, ठीक है, पर आप मुझे किसी भी एक IRA मेंबर का नाम बता दो जो मुझे बॉम्बर्स के बारे में बता सके। जेम्स झूठ बोलता है कि उसका इस तरह के लोगों से कोई संबंध नहीं। मैं सरकार और सरकार के चुने हुए अधिकारियों के लिए काम करता हूँ, न कि आतंकवादियों के लिए। ली समझ गया कि ये ऐसे नहीं बताने वाला, जिसके बाद वो खुद उसके पास जाने का फैसला करता है। उसने जाने से पहले अपना रेस्टोरेंट अपनी दोस्त लिया के नाम कर दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो वापस लौटेगा भी कि नहीं। इसके बाद वो अपनी सिम को डीएक्टिवेट करके अपने फोन को तोड़कर फेंक देता है ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। लिया उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुम वापस कब आओगे। ली उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, पर उसकी खामोशी काफी कुछ बयान कर रही थी। आयरलैंड पहुंचकर ली सबसे पहले जेम्स से मिलने जाता है। जब असिस्टेंट को पता चला कि ये वही चाइनीज आदमी है, तो वहां बैठे गार्ड्स एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। उन्होंने पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो वो उसे जबरन बाहर करने की कोशिश करते हैं। जेम्स ने जब अपने लोगों को उसके साथ जबरदस्ती करते हुए देखा, तो उसने खुद उससे बात करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। पर ली भी पूरी तैयारी के साथ आया था। वो जेम्स को वो न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाता है जिसमें जेम्स ने खुद कहा था कि उसे IRA का मेंबर होने पर गर्व है। जेम्स उन्हें समझाता है कि पिछले 30 सालों से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। जेम्स दावा करता है कि वो अपने काम से पुराने जख्मों और दरारों को भरने की कोशिश कर रहा है। ली बोला, इसीलिए मैंने आपको इस काम के लिए चुना है। आप बताइए कि मेरी बेटी को किसने मारा। जेम्स आखिर तक उसे यही यकीन दिलाता रहता है कि वो नहीं जानता, पर ली ने कहा, आपको जानना पड़ेगा, और वहां से उठकर चला गया। ली उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने उसके ऑफिस के बाथरूम में होममेड एक्सप्लोसिव लगा दिए, और जैसे ही वो कुछ दूर चलकर गया, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जेम्स को यकीन ही नहीं होता कि एक बूढ़ा चाइनीज आदमी उसके ऑफिस में आकर बॉम्ब लगा गया, और इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वो इस मामले को यहीं खत्म करना चाहता था, इसलिए वो पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताता। उनके जाने के बाद ली ने एक बार फिर उनके ऑफिस में कॉल किया। उसे बस उन बॉम्बर्स के नाम चाहिए थे, और इस बार मना करना जेम्स के लिए भारी पड़ सकता था। इसके बाद ली अपने रूम पर वापस लौटा और ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स बनाने लगा। उसे ये काम जल्दी करना था, क्योंकि अपनी पिछली मुलाकात के बाद जेम्स के आदमी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। अगले दिन जेम्स के बॉडीगार्ड जैसे ही कार में बैठे, उनमें से एक एकदम से अलर्ट हो गया, क्योंकि कार के फ्यूल टैंक में एक वायर डली हुई थी। उसने बड़ी सावधानी से कैप खोली और उसे वहां एक चिट पड़ी हुई मिली जिसमें लियोन उनसे बॉम्बर्स के नाम पूछ रहा था। डिटेक्टिव जेम्स को बताता है
कि ये सिर्फ एक चेतावनी थी। वो चाइनीस आदमी बताना चाहता है कि वो आप तक आसानी से पहुंच सकता है। जल्द ही वो लोग उसके ठिकाने का पता लगा लेते हैं। वो जल्दी से अंदर गए, पर तब तक ली अपनी सारी तैयारियां कर चुका था। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर उसने अंदर से खुद को लॉक कर रखा था। ली छत तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। उनके बीच जबरदस्त हाथापाई हुई और इसी झड़प में उन्होंने ली को छत से नीचे फेंक दिया। किसी तरह गिरते पड़ते ली वापस अंदर आता है, पर गेट खोलते ही एक और आदमी उस पर टूट पड़ा। उसने भागने की पूरी कोशिश की, पर वो 4 लोग थे और वो अकेला। ऐसे में उनके आगे कितनी ही देर टिक पाता। वो लोग उसकी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं करते और उसे खूब पीटते हैं। आखिर में उन्होंने उसे पकड़कर अपने काबू में कर लिया, पर वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो उन सबको चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जेम्स को यकीन ही नहीं होता कि 4 हट्टे कट्टे लोग एक बूढ़े आदमी के हाथों मार खाकर आए हैं। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, तब तक जेम्स ने अपने फार्म हाउस पर रुकने का फैसला किया। सिर्फ ली ही नहीं था जो उसे इन हमलों के लिए उसे जिम्मेदार मानता था, बल्कि दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स भी उसी पर उंगली उठा रहे थे। जेम्स अपने नेफ्यू ब्रायन को लंदन में जाकर ऑफिसर जिम से मिलने को कहता है, क्योंकि उसे बताना बहुत जरूरी था कि ये धमाके उन्होंने नहीं किए थे। अगली सुबह ली जेम्स का पीछा करता है और देखता है कि उसका एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। ली उन दोनों की साथ में फोटो खींचकर जेम्स को उन बॉम्बर्स के नाम बताने के लिए ब्लैकमेल करता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन लंदन गया और ऑफिसर जिम से मिला। वो उसे बताता है कि हमने ये नहीं किया, ये कुछ गद्दारों का काम है जो नहीं चाहते कि हम ब्रिटेन से शांति समझौता करें। हालांकि उन्हें पकड़ने के लिए उसके पास एक प्लान था। वो कहता है कि सभी एक्स IRA मेंबर्स को नए कोड्स दिए जाएंगे और उन कोड्स के बारे में सिर्फ हमें पता होगा। अगले धमाके के लिए जब वो लोग जिम्मेदारी लेंगे तो आपको उनका कोड वर्ड हमें बताना होगा। अगर हमारा नया कोड उनके कोड से मैच करता है तो मतलब दुश्मन हम में से ही कोई है, और अगर नहीं करता तो इसका मतलब होगा कि वो लोग हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ये साबित हो जाएगा कि ये कोई अलग ग्रुप है जो हमारे कंट्रोल से बाहर काम कर रहा है। जिम इसके लिए मान जाता है, पर उसकी शर्त थी कि बॉम्बर का पता चलते ही वो सिर्फ उसे बताएंगे, उसके बाद हम उनसे निपटेंगे, वो नहीं। ली के कमरे में पड़ी चीजों से डिटेक्टिव को पता चलता है कि उसने 4 बम तैयार किए हैं जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है यहाँ वो लोग सेफ हैं। हालांकि जेम्स को इस बात पर भरोसा नहीं था। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ली उसका पीछा करते हुए उसके फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। उसने अपनी कार को पास के ही एक जंगल में छुपा दिया और टायरों के निशान मिटा दिए ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। रात को जब सब सो रहे थे तो ली चुपके से अस्तबल में घुस जाता है। उसने जगह जगह पर टाइम बम लगा दिए, पर तभी वहां तैनात एक गार्ड की नजर गेट के लॉक पर पड़ती है जो हिल रहा था। वो समझ गया कि कोई अंदर घुस आया है। वो जल्दी से अस्तबल की ओर दौड़ा, पर अंदर आते ही ली उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। उसकी आवाज सुनकर जब एक और आदमी अंदर आया तो ली ने उसका भी यही हाल किया और उन दोनों को वहीं बांध कर बाहर चला गया। इसके बाद वो इंतजार करता है और घड़ी में 3 बजते ही अस्तबल में लगे टाइम बम एक साथ फट पड़ते हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि इस बार तो जेम्स को सच में चिंता होने लगती है। उसने उसे कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उधर हम उन बॉम्बर्स को देखते हैं जो अपने अगले अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने इस बार बम एक लैपटॉप की बैटरी में फिट किया था, पर वो इससे किसी आयरिश सिटीजन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों को टारगेट करना था। पुलिस ली को ढूंढ ही रही थी कि तभी उनकी एक कार में ब्लास्ट होता है। डिटेक्टिव ने देखा कि ये रिमोट कंट्रोल बम है, यानी वो आसपास ही कहीं होना चाहिए। उन्होंने उसका पीछा किया और जंगल में आग जल्दी हुई देखी, पर उन्हें पता नहीं था कि ये उसकी चाल थी। एक एक कर वो सब उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। एक आदमी का पैर नुकीली कीलों में धंस गया और जब दूसरा आदमी उसकी मदद करने आया तो ली ने उस पर भी हमला कर दिया। उनकी आपसी झड़प चल ही रही थी कि तभी डिटेक्टिव ने ली पर गोली चला दी जो उसके कंधे के आर पार चली जाती है। मजबूरन ली को वहां से भागना पड़ा, पर इस दौरान वो और भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जेम्स ने अपनी वाइफ जूलिया को लंदन भेज दिया था, पर वहां हम देखते हैं कि उसका जेम्स के नेफ्यू के साथ अफेयर चल रहा था। पता चला कि जूलिया अपने पति से नफरत करती थी, क्योंकि कई साल पहले उसके भाई का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जेम्स जानता था कि उसे किसने मारा है। वो चाहता तो उनसे बदला ले सकता था, उन्हें कोर्ट जाने से पहले मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से वो लोग आज भी जेल में आराम से बैठे हुए हैं। जूलिया इसके लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर हम घायल ली को देखते हैं जो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। उसने चाकू गरम किया और उस खौलते हुए चाकू को अपने घाव पर रख दिया, जिससे उसे इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है।
इसी बीच जेम्स ली के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करता है। जब उसने उसकी फाइल खोली तो उसे पता चला कि ली कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि वो 1976 में वियतनाम की स्पेशल फोर्सेस में था। उसे जंगलों में छुपने और जिंदा रहने की कड़ी ट्रेनिंग मिली थी, और तो और उसने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में काटे थे। फाइल में यह भी लिखा था कि जब वो अपनी फैमिली के साथ देश छोड़कर भाग रहा था, तब कुछ समुद्री लुटेरों ने उनकी बोट पर कब्जा कर लिया और उसकी बेटियों का रेप और मर्डर कर उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच आईआरए का एक मेंबर स्टीवन जेम्स से मिलने आता है। उसे पता चला था कि वो उनके गोदामों की चेकिंग कर रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जेम्स उसे बताता है कि 4 जगहों से एक्सप्लोसिव्स गायब थे, जिसमें से 2 जगहें तुम्हारी हैं। यहाँ खुलासा होता है कि जेम्स को कहीं ना कहीं इन धमाकों के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर होने दिया ताकि इससे उसके पॉलिटिकल करियर में मदद मिले। हालांकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो लोग मासूम लोगों को मार डालेंगे। उसने बस ब्रिटिश सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने को कहा, न कि कत्लेआम करने को। स्टीवन बोला, मैं जानता हूं कि वो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, पर इसके अलावा कोई तरीका नहीं था। उसी रात जब जेम्स सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी नजर अपने डॉग पर पड़ी, जो कोई हरकत नहीं कर रहा था। उसने देखा कि ड्राइवर की गन भी गायब थी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ली उसके सर पर बंदूक ताने खड़ा था। उसने बताया कि मैंने अपने शरीर पर बम लगा रखा है, अगर कोई अंदर आया तो मैं बटन दबा दूंगा और हम मारे जाएंगे। इस बार जेम्स सच में बहुत डर गया था, पर वो ली को उन बॉम्बर्स के नाम कैसे बताता जब उसे खुद ही नहीं पता था। वो ली को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। उसने बताया कि मैंने एक जाल बिछाया है, जैसे ही वो दोबारा धमाका करेंगे तो एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को ये बताने के लिए कि वो आईआरए से है। मैंने कोड वर्ड्स बदल दिए हैं, जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करेंगे मुझे पता चल जाएगा। ये सुनकर ली उसे जिंदा रहने का एक और मौका देता है, पर अगले 24 घंटों में उसे हर हाल में उनके नाम और पते चाहिए थे। खुशकिस्मती से अगले 24 घंटों के अंदर बॉम्बर्स लंदन में एक और ब्लास्ट कर देते हैं। हमें पता चलता है कि जेम्स की पार्टनर मैगी, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, वो भी उन बॉम्बर्स के साथ मिली हुई थी। पुलिस को जल्द ही बम धमाके की खबर मिल जाती है, पर इस बार बॉम्बर्स किसी कोड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। जिम जेम्स को बताता है कि उनका फोन आया था, पर उन्होंने कोई कोड वर्ड नहीं दिया। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो समझ गया जरूर किसी ने उन बॉम्बर्स को फोन करके पहले से आगाह कर दिया होगा। उनके इस प्लान के बारे में सिर्फ उसे और उसके भतीजे ब्रायन को पता था, जिस वजह से जेम्स उसे ही गद्दार समझने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसे जेम्स ने अपनी पत्नी पर नजर रखने का काम सौंपा था, पर उसने जो बताया वो सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो आदमी बताता है कि जब लंदन में वो जूलिया के घर के बाहर खड़ा उस पर नजर रख रहा था, तब उसने ब्रायन को उसके घर में जाते हुए देखा। उन दोनों ने पूरे 2 घंटे एक ही कमरे में बिताए, और ब्रायन के जाने के बाद आपकी पत्नी ने पास के ही एक फोन बूथ से स्टीवन से बात की। उधर जिम को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि इन सब के पीछे स्टीवन का हाथ है। जेम्स को पहले से उस पर शक था, लेकिन जब जिम ने उसे बताया कि ये पक्का वही है तो उसका शक यकीन में बदल गया। जिम कहता है कि वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, उससे अपने तरीके से उन बॉम्बर्स के नाम निकलवाओ, वरना अगले 30 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे और अपने तरीके से उससे पूछताछ करेंगे। जेम्स अच्छी तरह जानता था कि अगर स्टीवन पुलिस के हाथ लग गया तो वो उसके आईआरए से जुड़े सारे राज खोल देगा, इसलिए उसे ठिकाने लगाना जरूरी था। उसने तुरंत ब्रायन और उसके सारे लोगों को ली के पीछे भेज दिया और उसके सर पर बंदूक तानकर उससे उन बॉम्बर्स के नाम पूछे। पर स्टीवन ने जब उसे नाम बताने से मना कर दिया तो जेम्स ने बिना हिचके उसके पैर में गोली मार दी। डर के मारे स्टीवन ने पेपर पर 5 लोगों के नाम लिखे, जिसमें 4 आदमी और एक औरत शामिल थी। जब जेम्स को पता चला कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मैगी है, जिसे स्टीवन ने उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था, तो जेम्स गुस्से में उस पर एक और गोली चला देता है। थोड़ी और सख्ती बरतने पर स्टीवन जेम्स को उसकी बीवी के बारे में सब सच बता देता है। उसे पता चला कि इन सब की असली मास्टरमाइंड वही थी। उसके भाई के साथ जो हुआ उस वजह से वो जेम्स से नफरत करती थी, इसलिए वो मदद के लिए स्टीवन के पास गई और उसे अपने पति के सारे राज बता दिए। जेम्स को जो जानना था वो उसे पता चल गया, जिसके बाद वो स्टीवन को मार डालता है। इसी बीच हम जेम्स की पार्टनर मैगी को देखते हैं, जो एक बार में जाती है जहां वो रिपोर्टर सैम अक्सर आया जाया करता था। वो उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसके साथ एक रात गुजारती है और सैम को भनक भी नहीं लगती कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अगली सुबह जब वो अपनी फ्लाइट के लिए रेडी होने जाता है तो मैगी ने बड़ी चालाकी से उसके लैपटॉप की बैटरी निकालकर उसमें बॉम्ब फिट कर दिया। उधर हम ब्रायन को देखते हैं जो ली को ढूंढते हुए जंगलों में आता है। उसे वहां एक कैंप दिखाई दिया और जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ा वो भी ली के बिछाए हुए जाल में फंस गया।
ब्रायन उससे फाइट करता है, पर ली ने उसके हर एक वार को टैकल कर लिया। जल्द ही ब्रायन उस पर भारी पड़ने लगा और उसने ली को बहुत पीटा, पर इसी दौरान ली उसके पैर पर हमला कर उसे मुंह के बल गिरा देता है, जिससे ब्रायन मरते मरते बचा। ली उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, उसे बस उन बॉम्बर्स के नाम चाहिए थे, जिसके बाद ब्रायन उसे उन बॉम्बर्स के नाम और पते बता देता है। ली ने उसे जिंदा छोड़ दिया और जब ब्रायन खाली हाथ वापस लौटा तो जेम्स को उसे देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जेम्स को उसके और जूलिया के अफेयर के बारे में पता चल गया था, पर उसे ये जानने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी कि उस दिन उन दोनों के बीच क्या हुआ। वो ब्रायन को बताता है कि उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया और बड़ी चालाकी से तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे सारी जानकारी ले ली। जेम्स अपने नेफ्यू पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था। वो कहता है, इस लाश को ले जाकर खेत में दफना दो, उसके बाद तुम्हारे लिए एक आखिरी काम है। उधर हम पुलिस को देखते हैं, जिन्होंने बॉम्बर्स की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था। वो उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए रखते हैं। कुछ दूर पर कुछ स्नाइपर्स भी तैनात थे जो जिम के एक इशारे पर उनकी खोपड़ी उड़ा देते, पर जिम उन्हें मारने से पहले उनसे अगले हमले की जानकारी निकलवाना चाहता था। इसी बीच ली भी वहां पहुंच जाता है। वो एक गैसमैन की यूनिफॉर्म पहनकर बिल्डिंग के अंदर घुसा और उन बॉम्बर्स को ढूंढने लगा। जल्द ही बॉम्बर्स के कमरे की डोरबेल बजी। वो गेट खोलना नहीं चाहते थे, पर मैनेजर उन्हें बताती है कि बिल्डिंग में गैस लीक हुई है, इसलिए हमें अंदर आकर चेक करना होगा। बॉम्बर्स जल्दी से सब कुछ छुपा देते हैं और जब उन्होंने गेट खोला तो ली उनके सामने खड़ा था। ली अंदर आया और उसने उन सबको देखा जो उसकी बेटी की मौत के जिम्मेदार थे। मैनेजर के जाने के बाद वो उसे उसका बैग चेक कराने को कहता है। उन्होंने जो कहा ली चुपचाप वैसा करता गया, पर इससे पहले उसमें पड़ी बंदूक उनके हाथ लगती, ली उन पर हमला कर देता है। उनके बीच क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें मैगी का बॉयफ्रेंड मारा जाता है। बाकी लोगों ने ली पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, पर ली उनसे बचते हुए दीवार के पीछे छुप जाता है। इसी बीच उसके हाथ से बंदूक भी छूट जाती है, पर निहत्थे होने के बावजूद ली अपनी बेटी के कातिलों को चुन चुन कर मारता है। पुलिस को पता चल गया कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, पर जब तक वो अंदर पहुंचते ली सबको मौत के घाट उतार चुका था। मैगी उन्हें घायल पड़ी मिलती है। उन्होंने उससे उनके अगले अटैक के बारे में पूछा, पर वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने उसे खूब टॉर्चर किया और उससे सब उगलवा ही लिया। उन्हें पता चला कि बॉम्ब सैम नाम के पैसेंजर के पास है, जो जल्द ही एक फ्लाइट बोर्ड करने वाला है। उन्होंने जल्दी से इसके बारे में एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद सारे के सारे पुलिस वाले सैम को ढूंढने लगते हैं। सैम जैसे ही उन्हें मिला, उन्होंने तुरंत उसका लैपटॉप उठाया और उसे भीड़ से दूर लेकर भागने लगे। बॉम्ब फटने के बस चंद सेकंडों पहले वो पुलिस वाला उसे खुद से दूर फेंक देता है, जिससे धमाका तो हुआ, पर खुशकिस्मती से इसमें किसी की जान नहीं गई। इस तरह उन्होंने एक बड़े हादसे को होने से रोका और उन आतंकवादियों के सारे गलत मंसूबों पर पानी फिर गया। काम खत्म होने के बाद जिम कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके बाद वो लोग मैगी को भी मार डालते हैं। उसे पता चला कि उनके अंदर आने से पहले एक चाइनीस आदमी वहां आया था और उसी ने बाकी लोगों को मारा। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ये चाइनीस आदमी कोई और नहीं बल्कि ली था। उसने ली को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, पर वो जैसे कहीं गायब हो गया। उधर ब्रायन जेम्स के कहने पर जूलिया को उसके अपार्टमेंट में गोली मार देता है। जेम्स को लगा कि अब सब कंट्रोल में है। उसने जो किया उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, पर ली ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जेम्स बोला, मैंने तुम्हें बॉम्बर्स के नाम बता दिए, और क्या चाहिए? ली उसे मैगी के साथ उसकी फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये लड़की बॉम्बर थी। तुमने झूठ कहा, तुमने ही सब प्लान किया था। जेम्स बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहता था, पर ली का बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था। वो जेम्स को उसके फोन से उन दोनों की फोटो इंटरनेट पर पोस्ट करने को कहता है। जेम्स ऐसा करना नहीं चाहता था, पर मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि जेम्स के आतंकवादियों के साथ संबंध थे और उसने ही ये सारी बॉम्बिंग्स करवाई थीं। अपनी बेटी के कातिलों को सजा देने के बाद ली अपने घर वापस लौट आता है। ऑफिसर्स जो उस पर नजर रख रहे थे जिम से उसे मारने की परमिशन मांगते हैं, पर जिम कहता है कि हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने बॉम्बर्स को पकड़वाने और जेम्स का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने में हमारी मदद की। उन लोगों ने उसे उसी के हाल पर छोड़ दिया और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।